हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 में आपके चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट के हमारे बैच नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स हिंदी में। राइट, आई होप आप लोगों को पहली क्लास पसंद आई होगी। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो भी हमने बात करी थी। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे एंड मैं ये बात समझ पाया कि ठीक है, जो भी हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर है ना। आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, मोल की जर्नी में आगे चलते हैं, कुछ नई चीजों को सीखते हैं। भाई, अभी तक मैंने आपको मोल की जो कैलकुलेशन है वो संख्या के आधार पे निकालनी सिखाई थी कि अगर मुझे किसी परमाणु या किसी अणु या किसी आयन की संख्या दी हुई है तो मैं कैसे मोल निकाल सकता हूं, और या उल्टा मोल देके संख्या कैसे निकाल सकते हैं। इतनी बात हमने करी थी, है ना। आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम सीखेंगे भार के बारे में बातचीत कि अगर मुझे परमाणु भार या अणु भार या मोलर भार जैसे टर्म्स पता चल जाएं तो क्या उनसे मुझे मोल निकालने में कुछ मदद मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, यह समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, प्लीज मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करिएगा। आज हम पहले समझेंगे भार के बारे में बातचीत। आज हम पहले करेंगे भार के बारे में बातचीत। जब भार के बारे में बात हो जाएगी तो उसके आधार पे मोल की गणना करेंगे, है ना। जब भार के बारे में बात हो जाएगी तो उसके आधार पे मोल की गणना करेंगे। जब मोल की गणना भार के आधार पे हो जाएगी, संख्या के आधार पे हम कर चुके हैं, तब हम करेंगे इस पे प्रैक्टिस। ठीक है, तब हम करेंगे इस पे प्रैक्टिस। और अगर समय बचा तो हम बातचीत करेंगे एसटीपी या एनटीपी के बारे में, है ना। अगर समय बचता है तो हम लोग जरूर बातचीत करेंगे एसटीपी या एनटीपी के बारे में गैस के लिए। क्लियर है, एसटीपी या एनटीपी के बारे में गैस के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे एक एक करके आज डील करनी है। हम ध्यान से हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज गौर से देखिएगा, प्लीज गौर से देखिएगा। बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको यह समझाया था दोस्त कि अगर आपको किसी चीज की संख्या निकालनी है, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो या आयन हो, या मैं आसान भाषा में बोल दूं किसी स्पीशीज की अगर संख्या निकालनी है तो वो वैल्यू हो जाएगी उसके मोल इंटू एन। वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके मोल इंटू एन। राइट, ये हमारे पास में संख्या निकालने का तरीका हो जाएगा। आज हम एक नया तरीका सीखने जा रहे हैं भार का। तो आइए बातचीत करते हैं भार क्या होता है। तो बेटा जी, हमें ना 3 टर्म्स पढ़ने एक एक करके। एक हम बोलेंगे परमाणु भार, प्लीज मेरी बात गौर से समझें। एक हम बोलेंगे परमाणु भार, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एएम। ठीक है, फिर हम एक चीज के बारे में बात करेंगे अणु भार, और फिर हम बात करेंगे मोलर भार। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला अगर मेरे पास परमाणु भार के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो हम कहेंगे एक परमाणु का भार, सिर्फ एक परमाणु का जो भार है वो क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। एक परमाणु का जो भार है वो क्या कहलाता है भाई, परमाणु भार कहलाता है। सही बात है, सिर्फ एक परमाणु का अगर आप भार चेक करेंगे तो वो क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। इसी तरह अगर आप अणु भार की बात करें, इसी तरह यदि आप अणु भार के बारे में बात करें, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सिंपल तरीके में, जैसे एक परमाणु का भार परमाणु भार कहलाता है, ठीक उसी तरह एक अणु का भार, यदि मैंने एक अणु के भार की बात करी तो एक अणु का जो भार है वो अणु भार कहलाता है। ठीक है, जैसे एक परमाणु का भार परमाणु भार कहलाता है, ठीक उसी तरह एक अणु का भार अणु भार कहलाता है। और उसी के साथ साथ तीसरी चीज आ जाएगी मोलर भार। ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं एम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एम। हम बोलेंगे किसी भी स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज, चाहे परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, किसी भी स्पीशीज चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो चाहे आयन हो के एक मोल का भार
कि एक मोल का जो भार है वो मोलर भार कहलाता है। ठीक है, प्लीज बातों को ध्यान से समझना। एक परमाणु का भार परमाणु भार कहलाता है, एक अणु का भार अणु भार कहलाता है, किसी भी स्पीशीज के एक मोल का भार मोलर भार कहलाता है। ठीक है, आप ध्यान से समझें, परमाणु भार या अणु भार के लिए जो यूनिट यूज होती है उसे कहा जाता है एएमयू। जो हम यूनिट यूज करते हैं इनके लिए वो हो जाती है एएमयू। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना, उस यूनिट को कहते हैं एएमयू, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और जो मोलर भार के लिए यूनिट यूज करी जाती है, जो मोलर भार के लिए यूनिट यूज करी जाती है उसे कहते हैं ग्राम प्रति मोल। उसे क्या कहते हैं? ग्राम प्रति मोल, या फिर सिर्फ ग्राम। ठीक है, तो अगर आप बात कर रहे हैं किसी परमाणु के भार की या किसी के अणु भार की तो उसके लिए एएमयू बहुत है, और अगर आप बात करें किसी भी स्पीशीज के एक मोल के भार की तो उसके लिए ग्राम यूज करेंगे। ठीक है, अगर मुझे बात करनी है परमाणु भार या अणु मोलर भार या कुछ भी करते हैं तो उसमें वैल्यू क्या आती है, तो हम बोल देते हैं भार का मतलब होता है न्यूक्लियॉन्स की संख्या। भार का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स की संख्या। और न्यूक्लियॉन्स की संख्या का क्या मतलब होता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का सम। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या होती है? किसी भी तत्व के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम। जो नाभिक के अंदर होती हैं चीजें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों का सम न्यूक्लियॉन्स हो जाता है, और वही चीज हमें भार बताती है। वही चीज हमें क्या बताती है? भार बताती है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से बातों को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो न्यूक्लियॉन्स होता है, उसी से हमें भार पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बात करी, प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाऊं। मैंने ये बोला एक हाइड्रोजन परमाणु का भार, एक हाइड्रोजन परमाणु का भार क्या कहलाता है? 1 एएमयू। एक हाइड्रोजन परमाणु का भार क्या कहलाता है? 1 एएमयू। पर अगर मैंने बोला एक मोल हाइड्रोजन परमाणु की बात हुई, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु के भार की बात हुई, तो वो हो जाएगी वैल्यू 1 ग्राम। बात को समझना, हाइड्रोजन परमाणु है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या Z जो है वो 1 है, तो हमने बोला कि एक हाइड्रोजन परमाणु का जो भार है वो 1 है, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु का जो भार है वो 1 ग्राम हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखना ध्यान से। मैंने बोला एक ऑक्सीजन अणु का भार, एक ऑक्सीजन अणु का भार 32 एएमयू है, और एक मोल ऑक्सीजन अणु का भार 32 ग्राम है। ठीक है, एक ऑक्सीजन अणु का भार 32 एएमयू है और एक मोल ऑक्सीजन अणु का भार 32 ग्राम है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखना। मैंने बोला एक कार्बोनेट आयन का भार, यदि मैंने बोला एक कार्बोनेट आयन है तो एक कार्बोनेट आयन का जो भार है वो क्या हो जाएगा? 12 और 48 60, यानी कि हम बोलेंगे 60 एएमयू। पर अगर मैंने बोला एक मोल कार्बोनेट आयन का भार, तो वो हो जाएगा 60 ग्राम। प्लीज बातों को ध्यान से देखें, बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक परमाणु, एक अणु या एक आयन के भार की बात अलग होती है, और अगर उसी की जगह आपने एक मोल परमाणु या एक मोल अणु या एक मोल आयन ले लिया तो उसकी बात अलग होती है। बात समझ आई? ठीक है, यह चीज हमको समझनी बहुत जरूरी थी कि भाई अगर एक परमाणु या एक अणु या एक मोल या कुछ भी दिया है तो हमें कैसे समझना है चीजों को, कैसे समझना है चीजों को। आगे वाला नंबर तो वही होता है जो हमें पीरियोडिक टेबल से मिलता है। ठीक है, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे कर देंगे वो तो आपको आता है, बट आगे की यूनिट लगाना आना चाहिए। कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है कि आखिर ये एएमयू आया कहां से, एएमयू का मतलब क्या है?
तो बेटा जी ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, तो कुछ फैक्ट भरी बातें हैं वो भी हम समझ लें। ध्यान से देखिएगा, हम ये कहते हैं कि 1 AMU का मतलब होता है 1 AMU का मतलब होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, ये हमारा एक बेस लिया गया था साइंटिस्ट द्वारा कि किसी भी चीज का अगर भार बताएंगे तो पहले उन लोगों ने सोचा कि हाइड्रोजन के हिसाब से बता देते हैं, पर उन्हें फिर ये दिखाई दिया कि हाइड्रोजन के तो समस्थानिक होते हैं, तो कौन सा समस्थानिक पकड़े, चीज हट गई। फिर उन्होंने सोचा ऑक्सीजन के हिसाब से बता देते हैं, पर फिर ऑक्सीजन के हिसाब से भी चीजें बैलेंस नहीं हो पाई। जब ऑक्सीजन के हिसाब से भी चीजें नहीं बैलेंस हो पाई तो फिर फाइनली उन्हें दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना कार्बन के रिस्पेक्ट में बता दें। तो उन्होंने बोला कि 1 AMU का जो मान है बेटा वो बराबर हो जाता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। इसी चीज को 1 AMU कहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं आसान भाषा में, बात ये हुई थी कि अगर कोई आपसे कहता, पहले एक चीज और सुन लेना, अगर 1 AMU को ग्राम में लिखना हो तो इसकी वैल्यू बाद में आ गई थी हमारे पास में रिसर्च करके, जो कि आई थी ये। और इस चीज को अगर सिंप्लीफाइड वर्जन आपको याद करना हो तो 1/Na ग्राम अगर आप बोलोगे तो आपका काम चल जाएगा। Na सबको पता है, एवोगैड्रो नियतांक, तो 1/Na ग्राम। अब मैं वो एग्जांपल लेता हूं जो मैं लेने वाला था। जैसे अगर मैंने बोला एक ऑक्सीजन परमाणु का भार, अगर आप बिल्कुल पुराने जमाने में चले जाएं कि साइंटिस्ट ने एक ऑक्सीजन परमाणु का भार कैसे बताया होगा, तो मैं आपको समझाऊं। उन्होंने बोला एक ऑक्सीजन परमाणु का भार होता है ये 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। जबकि उन्हें तो C12 एटम का मास भी नहीं पता था, पर उन्होंने कह दिया इसके रिस्पेक्ट में होगा, जो भी होगा 16 गुना होगा इंटू 1/12 होगा इस चीज के। फिर धीरे धीरे जब जमाना आगे बढ़ा तो किसी ने बोला ये चीज तो हर नाम में आ जाएगी, तो क्यों ना इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दे दें। हमने इसको नाम दे दिया AMU। हमने इसको क्या नाम दे दिया? AMU। अगर मैंने इसको AMU नाम दे दिया तो एक ऑक्सीजन परमाणु का भार फाइनली चल के कितना आ गया? 16 AMU। एक ऑक्सीजन परमाणु का भार फाइनली चल के कितना आ गया? 16 AMU। और 16 AMU आ गया तो अगर इसको ग्राम में लिखने का आपका बहुत ज्यादा मन है तो जमाना और आगे बढ़ गया, और इसको हम एक परमाणु का भार जो है उसे लिख सकते थे इतना, या फिर आसान भाषा में लिख सकते थे इतना, 16/Na ग्राम। हम एक परमाणु का भार आसान भाषा में क्या लिख सकते थे? 16/Na ग्राम। पर अगर मैंने एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार चेक किया, अगर मैंने एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार चेक करना था, ये तो मैंने आपको सिंगल परमाणु के बारे में बात बताई थी ऊपर तो, पर अगर मैं एक मोल का भार चेक करना चाह रहा हूं, अगर मैं एक मोल का भार चेक करना चाह रहा हूं तो भाई सिंपल सी बात है, एक परमाणु का भार है 16/Na। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? Na परमाणु होते हैं, तो कुल भार कितना हो जाएगा? 16/Na इंटू Na ग्राम। तो Na से Na कट जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 16 ग्राम। तो आप प्लीज ध्यान से देखना, एक परमाणु का भार है 16/Na ग्राम, पर एक मोल का भार है 16 ग्राम। ऐसे ही आप दुनिया में कोई भी एग्जांपल ले लो, आप सोडियम की बात कर लो, अगर एक सोडियम परमाणु की बात करोगे तो उसका मास आएगा 23 AMU या 23/Na ग्राम। पर अगर आप एक मोल सोडियम परमाणु की बात करोगे तो उसका आंसर आएगा 23 ग्राम। क्या आ जाएगा? 23 ग्राम। अगर आपसे कोई एक मोल सल्फर परमाणु की बात करे तो उसका मास आएगा 32 ग्राम। पर अगर एक सल्फर परमाणु की बात करें तो उसका मास आएगा 32 AMU। ठीक है, ये जो चीज आती है आगे के नंबर जो आते हैं इसे कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं आगे के नंबर्स को? मास नंबर। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मोलर भार समझ में आता है और परमाणु भार समझ में आता है और अणु भार भी समझ में आता है। अणु भार भी सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये चीज समझ में आती है, मोलर भार, परमाणु भार, अणु भार, तो बेटा जी मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर मुझे मोल की गणना करनी है अब भार के टर्म्स में, तो एक आप गणना कर चुके हो संख्या के टर्म्स में, अब हम अगली गणना करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, मोल जो होता है उसे n से रिप्रेजेंट करते हैं ना। मोल जो होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल का मान कितना हो जाता है? ध्यान से देखो, हम बोलेंगे मोल का मान कितना हो जाता है? ध्यान से देखो, दिया गया भार अपॉन मोलर भार। प्लीज ध्यान से देखिए,
दिया गया भार अपॉन मोलर भार। हमने क्या बोला, W का मतलब है दिया गया भार, और M का मतलब है मोलर भार। यस, W का मतलब है दिया गया भार, M का मतलब है मोलर भार। तो किसी भी स्पीशीज के मोल की संख्या क्या हो जाती है, दिया गया भार अपॉन मोलर भार। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, और दूसरा फॉर्मूला आपको संख्या के टर्म्स में भी पता है कि अगर संख्या दे दे स्पीशीज की तो फॉर्मूला हो जाता है n अपॉन Na। अगर संख्या दे दे किसी स्पीशीज की तो फॉर्मूला हो जाता है n अपॉन Na। ठीक है, बढ़िया। ये दो फॉर्मूले हमारे पास। क्वेश्चन देखना, इस पे आप क्वेश्चन करेंगे। तो मोलर भार आपको निकालना सिखाई दिया है मैंने, कुछ नहीं करना, मास नंबर निकालो, आगे ग्राम लगा दो। परमाणु भार पूछता तो एमयू लगा देते, अणु भार पूछता तब भी एमयू लगा देते, पर इसने मोलर भार पूछा है तो ग्राम लगा देंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। मैंने बोला 4.4 ग्राम CO2 है ना, बताओ भाई इसके मोल्स कितने होंगे। ठीक है, हमें 4.4 ग्राम CO2 दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है CO2 के मोल्स कितने होंगे। क्या करोगे भैया, सिंपल सी बात है, आप बोलोगे मोल्स का आज ही एक ताजा ताजा फॉर्मूला सीखा है, दिया गया भार अपॉन मोलर भार, है ना। दिया गया भार अपॉन मोलर भार। दिया गया भार कितना है 4.4, दिया गया भार कितना है 4.4, मोलर भार कितना है, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन होती है 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4.4 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 44, तो आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 0.1 मोल। ये हो गए CO2 के मोल्स। ये क्या हो गए आपके पास में CO2 के मोल्स, 0.1 मोल। बात समझ आएगी अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसी का थोड़ा सा घुमा के पूछता हूं मैं पार्ट, कुछ इस तरीके से। क्या है क्वेश्चन, देखना ध्यान से। 5 मोल NaOH में कितने ग्राम NaOH होंगे। 5 मोल NaOH में कितने ग्राम NaOH होंगे, आपको ये बताना है। कैसे सोचोगे इस सवाल को, तो भाई देखो, हमें सिर्फ एक बात पता है, हमें हर चीज में सिर्फ मोल निकालने आते हैं। हमें क्या आते हैं, सिर्फ मोल निकालने। अगर हमें सिर्फ मोल निकालने आते हैं तो हमें पता है कि 5 मोल NaOH के दिए हुए हैं, और NaOH का कितना ग्राम होगा, मतलब NaOH का भार कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम ये कह सकते हैं क्या, हम ये कह सकते हैं क्या कि NaOH के जो मोल्स हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, दिया गया भार NaOH का अपॉन मोलर भार NaOH का। ठीक है, दिया गया भार NaOH का अपॉन मोलर भार NaOH का। सही है, मोल कितने हैं 5। ठीक है, दिया गया भार NaOH का हमको निकालना है, अपॉन NaOH का मोलर भार। मोलर भार क्या हो जाएगा, सोडियम का भार होता है 23, ऑक्सीजन होती है 16, हाइड्रोजन होती है 1, तो ये टोटल वैल्यू हो जाती है 40। अगर ये वैल्यू हो जाती है 40 तो हम बोल देंगे NaOH का भार हो जाएगा 5 × 40, यानी कि 200 ग्राम। NaOH का भार कितना हो जाएगा 5 × 40, यानी कि 200 ग्राम। प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखें, NaOH का भार कितना हो जाएगा 200 ग्राम, है ना। दिया गया भार अपॉन मोलर भार कर दिया मैंने। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना, बढ़िया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें क्या, एक और क्वेश्चन करें क्या। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं चीजों का। अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है चीजों का तो ध्यान से देखना। मैंने बोला 49 ग्राम H2SO4 में, 49 ग्राम H2SO4 में आपको क्या क्या ज्ञात करना है। पहली बात आपको बताने हैं H2SO4 के मोल कितने होंगे। दूसरी बात आपको बताना है सल्फर के कितने मोल होंगे। तीसरी बात आपको बताना है ऑक्सीजन परमाणु के कितने मोल होंगे। चौथी बात आपको बताना है हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल होंगे।
पांचवी बात आपको बताना है कुल परमाणुओं की संख्या। ठीक है जी, 5 पार्ट्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में, हमें सारे पार्ट्स ट्राई करने हैं। जल्दी से करना तो प्लीज, वीडियो को पॉज करके सवाल को करने की कोशिश करना भाई प्लीज। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ? हाँ जी, हो गया भाई सवाल। आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को तरीके से। यार देखो, जब भी मास दिया हो ना और मोल का सवाल पूछे, पहले चुपचाप मोलर मास निकाल के छोड़ दो, ताकि फिर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम ही ना बचे। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने मोलर मास निकालने की कोशिश करी H2SO4 के, तो हमारे पास में 2 हाइड्रोजन है, हर किसी का मास 1 होता है। सल्फर 1 है जिसका मास 32 होता है। ऑक्सीजन 4 है जिसका मास 16 होता है। हमारे पास टोटल मास हो जाएगा 98 ग्राम, है ना। मोलर मास कितना आ जाएगा टोटल? 98 ग्राम। अगर मोलर मास आपका 98 ग्राम आ जाएगा, है ना, हमने नोटेशन एमएम तो मॉलिक्यूलर मास के लिए लिया था ना, तो एम लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी बच्चों को। तो मेरे प्यारे लाला और लालियों, प्लीज ध्यान से देखें। पहला पार्ट क्या बिल्कुल आंखों आंखों में हो जाएगा क्या? भाई आंखों आंखों में हो जाए तो फायदा रहता है ना, कुछ कहना भी नहीं पड़ता और बातें भी समझ आ जाती है। इशारा मेरा तुम समझ गए होगे कहां पे है, बट अभी मेरा इशारा सिर्फ यहां पे है, ठीक है। तो अगर मेरे को मोल निकालने हैं तो दिया गया भार अपॉन मोलर भार, तो 49 डिवाइडेड बाय 98, ये कट जाएगा इससे, वैल्यू हो जाएगी 1/2 मोल या फिर 0.5 मोल, या फिर 0.5 मोल। सही है, बहुत सही। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट हो गया सल्फर के मोल निकालने हैं। तो हमने बोला कि भाई हमने पिछली ही क्लास में एक बात सीखी है कि अगर एक पूरे अणु का डेटा पता हो और उसमें मौजूद परमाणुओं का डेटा पूछा हो, तो आप संख्या या मोल को कुछ इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन मौजूद है 2, कितने सल्फर मौजूद है 1, कितना ऑक्सीजन मौजूद है 4। हमने ये डब्बा बनाना पिछली क्लास में ही सीख लिया था। चाहे संख्या के लिए बना दो चाहे मोल के लिए बना दो, बात एक ही है। अगर ये हमने कर दिया तो H2SO4 के मोल है आपके पास में 0.5। हमसे या तो सल्फर पूछा या ऑक्सीजन पूछा या हाइड्रोजन पूछा है, हमें तो कुछ नहीं करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो H2SO4 और सल्फर तो 1:1 ही है, तो सल्फर के मोल आपके कितने हो जाएंगे? जितने H2SO4 के हैं, यानी कि 0.5 मोल। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? हमने बोला ऑक्सीजन के मोल बताओ, तो ये 1:4 का रेशो है, तो ऑक्सीजन के मोल हो जाएंगे 4 टाइम्स H2SO4 के मोल। ऑक्सीजन के मोल क्या हो जाएंगे? 4 टाइम्स H2SO4 के मोल। अगर 4 टाइम H2SO4 के मोल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.5, यानी कि 2 मोल, यानी कि 2 मोल। इसी तरह अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट हो जाएगा हाइड्रोजन के मोल निकालने हैं। हाइड्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 2 टाइम्स H2SO4 के मोल। और अगर हम 2 टाइम्स H2SO4 के मोल निकालेंगे, H2SO4 है 0.5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 1 मोल। वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 मोल। ध्यान से देखना, H2SO4 के मोल आ गए 0.5, सल्फर भी 0.5, ऑक्सीजन है 2 मोल, हाइड्रोजन है 1 मोल। राइट? इस तरीके से हमारे पास सारे मोल्स आ चुके हैं। अब चलते हैं पांचवें पार्ट पे। कहां चलते हैं? पांचवें पार्ट पे। प्लीज गौर से देखिएगा, प्लीज गौर से देखिएगा। पांचवा पार्ट क्या कहता है? पांचवा पार्ट कह रहा है कुल परमाणुओं की संख्या। कुल परमाणुओं की संख्या। अगर कुल परमाणुओं की संख्या बतानी है तो मैंने बोला कि भाई अगर आपको H2SO4 के मोल पता है और H2SO4 एक अणु है, तो क्यों ना पहले H2SO4 अणु की संख्या बता दे। तो मैंने बोला H2SO4 के यहां पे कुल कितने अणु हो जाएंगे? मोल्स इनटू Na। ये आपको सिखाया हुआ है कि अगर किसी स्पीशी के मोल पता हो और उसकी संख्या निकालनी हो तो मोल्स इनटू Na कर दो, 0.5 Na हो जाएगा। अब हमें यह पता है कि एक H2SO4 का जो अणु है, एक H2SO4 का जो अणु है, इसमें टोटल हमारे पास में क्या है? 2 हाइड्रोजन परमाणु है, 1 सल्फर परमाणु है, 4 ऑक्सीजन परमाणु है। यह बात समझ आती है क्या? 2 हाइड्रोजन परमाणु है, 1 सल्फर परमाणु है, 4 ऑक्सीजन परमाणु है।
अगर ऐसा है तो टोटल कितने परमाणु है? 4 2 6 और 1 7, तो टोटल हमारे पास 7 परमाणु है ना। हमने बोला कि एक H2SO4 के अणु में टोटल 7 परमाणु हैं, तो 0.5 NaH2SO4 के अणुओं में 0.5 NaH2SO4 अणु में हमारे पास कितने परमाणु हैं? 7 इंटू 0.5 Na परमाणु। कितने परमाणु है? 7 इंटू 0.5 Na परमाणु, यानी कि 3.5 Na परमाणु। क्लियर है? प्लीज ध्यान से देख लेना, 0.5 NaH2SO4 अणुओं में टोटल कितने परमाणु हैं? 3.5 Na परमाणु। राइट? तो इस तरीके से मैंने हर पार्ट को तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी। प्लीज एक बार एक लुक ले लो, कोई दिक्कत है तो बता दो। हाँ जी, प्लीज एक बार एक लुक ले लो, कोई दिक्कत है तो बता दो। यस, हाँ जी, यस, प्लीज ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी, देखना ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। हमने बोला 96 ग्राम ओजोन में 96 ग्राम ओजोन में कुल परमाणुओं की संख्या 96 ग्राम ओजोन में कुल परमाणुओं की संख्या डैश इंटू Na होगी। अब हमें बताना है यहां पे क्या आएगा, हमें बताना है यहां पे क्या आएगा। इंटीजर टाइप सवाल हो गया एक तरीके से। अगर इंटीजर टाइप सवाल हो गया तो आप देखो, आपको भार का डेटा दिया है और आपसे परमाणु की संख्या पूछी है, तो आपको यह पता है कि हमें तो हर चीज के लिए मोल निकालने आते हैं, हम फिर मोल से सारी बातें कर लेंगे। तो अगर हमने O3 की बात करी तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, हमने बोल दिया कि O3 का मास है 96 ग्राम। हमारे पास में O3 का मास है 96 ग्राम। अगर O3 का मास है 96 ग्राम तो O3 के मोल कितने हो जाएंगे? दिया गया भार अपॉन मोलर भार, यानी कि 2 मोल, यानी कि 2 मोल। O3 के कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल। ठीक है, अगर O3 के मोल हो गए 2, तो मैंने O3 के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? मोल्स इंटू Na, तो ये हो जाएगा 2 Na अणु। ये क्या हो जाएगा? 2 Na अणु। राइट? अगर अणुओं की संख्या 2 Na आ गई, मुझे परमाणुओं की संख्या बतानी है, तो आपको यह पता है कि एक O3 अणु में टोटल कितने परमाणु है? 3 ऑक्सीजन परमाणु है। एक अणु के अंदर टोटल कितने परमाणु हैं? 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो 2 Na अणुओं में कितने परमाणु होंगे? ये देखिए, 2 NaO3 अणु में टोटल कितने परमाणु हो जाएंगे? 6 Na ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक अणु में 3 परमाणु हैं तो 2 Na अणुओं में टोटल 6 Na परमाणु होंगे। कितने होंगे? 6 Na ऑक्सीजन परमाणु होंगे। तो आपका आंसर डैश की जगह पे क्या आ जाएगा? 6। आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 6। प्लीज ध्यान से देखें, कितने ऑक्सीजन परमाणु हो गए आपके पास में? टोटल 6। राइट? ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। प्लीज ध्यान से देख ले, कोई भी दिक्कत आ रही है तो बता दे। यस, हाँ जी, हाँ जी, अगला क्वेश्चन करें। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या सवाल कह रहा है देखना ध्यान से, क्या कह रहा है सवाल देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन एकदम तरीके से आपके लिए MCQ वाला। ठीक है, देखो दो, देखो दो सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल कह रहा है निम्न में से किस नमूने में, निम्न में से किस नमूने में निम्न में से किस नमूने में H2SO4 के, निम्न में से किस नमूने में H2SO4 के 0.25 मोल होंगे?
निम्न में से किस नमूने में H2SO4 के 0.25 मोल है? ठीक है, ऑप्शंस देखिएगा। ऑप्शन है मेरे पास में ए 49 ग्राम H2SO4, ऑप्शन नंबर बी है 24.5 ग्राम H2SO4, ऑप्शन नंबर सी है 3.0115 इंटू 10 की घात 23 H2SO4 अणु, और आखिरी ऑप्शन है 15.0575 इंटू 10 की घात 23 H2SO4 अणु। चार ऑप्शंस है हमारे पास, ट्राई करना सवाल को प्लीज। मैं स्क्रीन से बिल्कुल साइड हट रहा हूं, आप इसको प्लीज ट्राई करके देखें। हमें बताना है, सिंगल करेक्ट है, एक ही करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस नमूने में H2SO4 के 0.25 मोल होंगे? ट्राई करें। हाँ भाई, करिए भाई डिस्कस। आया आंसर? देखिएगा ध्यान से। अगर हमें चेक करना है निम्न में से किस नमूने में H2SO4 के 0.25 मोल है, तो ऑप्शन ही ट्राई करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 0.25 मोल देखने हैं तो देखना ध्यान से, हमने बोला सवाल कह रहा है H2SO4 के 0.25 मोल किस ऑप्शन में होंगे, ये हम देखना चाहते हैं। H2SO4 के 0.25 मोल किस ऑप्शन में होंगे हम देखना चाहते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सवाल किया था, और हमें यह बात अच्छे से पता है कि मोलर मास अगर आप H2SO4 का निकालें तो वो आएगा 98 ग्राम, है ना। हमने थोड़ी देर पहले सवाल किया था और हमें ये बात पता है कि H2SO4 का मोलर भार 98 ग्राम आता है। ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। अगर पहला ऑप्शन देखें 49 ग्राम H2SO4 का, तो हम बोलेंगे H2SO4 के मोल हो जाएंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार, यानी कि आंसर हो जाएगा 1/2 मोल, यानी कि 0.5 मोल। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ये तो हमारा आंसर नहीं है। बी ऑप्शन देखें 24.5 ग्राम H2SO4, तो हम बोलेंगे कि दिया गया भार है 24.5 और मोलर भार है 98, तो हम बोलेंगे इससे ये कटेगा 4 गुना, इससे कटेगा 4 गुना। अगर ये 4 गुना कटेगा तो हमारे पास में आएगी वैल्यू 1/4 मोल, और 1/4 मोल का मतलब हो जाएगा 0.25 मोल, 0.25 मोल। देखना ध्यान से, बात समझ आ रही है क्या? 0.25 मोल, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ना ही नहीं है क्योंकि सिंगल करेक्ट सवाल है, ठीक है। बाकी आपको अगर अणुओं की टर्म्स में दिया हुआ है तो मोल निकालना बहुत आसान है, Na से डिवाइड कर दो दोनों पार्ट्स में, है ना। यहां पे मेरे ख्याल से 0.5 आएगा और यहां पे मेरे ख्याल से 1.5 के आसपास आएगा, ठीक है। बढ़िया है क्या? हाँ, 3 5 जा 3 2 जा, है ना, तो 2.5 के आसपास आ जाएगा। हाँ, 2.5 के आसपास, यस। तो ये अलग अलग ऑप्शंस थे आपके पास, है ना। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये PYQ है जो मैंने आपको करवाया है। थोड़ा लेवल आगे बढ़ाएं, अगले सवाल पे चले। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं तो सुनना ध्यान से, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, बिल्कुल चिन्ना सा एक लैंग्वेज वाला सवाल करते हैं। अभी तक तो क्या सीधा सीधा सा सवाल था, एक लैंग्वेज वाला MCQ करके देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। प्लीज ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है परमाणु A एंड B से मिलकर, परमाणु A एंड B से मिलकर, परमाणु A एंड B से मिलकर दो अणु AB2 एंड A2B2 बनते हैं। AB2 एंड A2B2 बनते हैं, ठीक है। AB2 एंड A2B2 बनते हैं, बहुत सही है। परमाणु A और B से मिलकर दो अणु बनते हैं AB2 और A2B2,
ठीक है, यदि 5 मोल Ab2 का भार यदि 5 मोल Ab2 का भार 0.125 kg है, यदि 5 मोल Ab2 का भार 0.125 kg है एवं 10 मोल A2B2 का भार 10 मोल A2B2 का भार 0.3 kg है। 5 मोल Ab2 का भार है 0.125 और 10 मोल A2B2 का भार है 0.3 kg। तो A एवं B का मोलर भार ज्ञात कीजिए। A एवं B का मोलर भार ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, या चलो ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन क्या ही देखना, हमें तो सॉल्व ही करना है। ठीक है, इसको ट्राई करना है क्वेश्चन को। आप लोग ट्राई करके देखेंगे क्या? आप लोग ट्राई करके देखेंगे क्या? एक बार चैट को ऑफ करके क्वेश्चन को, मतलब चैट को, सॉरी, मेरे को लाइव क्लास वाला ध्यान रह गया। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करके देखिएगा। कैसे करोगे भाई ये वाला सवाल? हम एक सिंपल सी बात बोलेंगे कि हमें 2 अणु दिए हुए हैं, उनके मोल दिए हुए हैं और उनका दिया गया भार दिया हुआ है। हमसे अलग अलग मोलर भार पूछा है। तो पहले तो मैंने ये बोल दिया कि हम ऐसा मान लें, हम अगर ऐसा माने कि A का मोलर भार है x ग्राम और B का मोलर भार है y ग्राम पर मोल पर मोल। ठीक है, A का मोलर भार है x ग्राम पर मोल, B का मोलर भार है y ग्राम पर मोल। तो हमने बोला हमारे पास में 2 तरीके के अणु हैं, एक है Ab2, Ab2 का मोलर भार हो जाएगा x प्लस 2y ग्राम प्रति मोल और A2B2 का मोलर भार हो जाएगा 2x प्लस 2y ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये तो हमें मोलर भार पता चल गए। अगर हम यहां पे देखें हमें मोल कितने दिए हैं, तो हमने बोला 5 मोल Ab2 का भार है 0.125 kg। तो मैंने बोला Ab2 का है 5 मोल और अगर उसका भार है 0.125 kg यानी कि 125 ग्राम, आप देखना ध्यान से, मैंने बोला 0.125 kg है। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हटेगा तो नीचे भी 1000 आएगा, 1000 से 1000 कैंसिल, 125 ग्राम आएगा। ठीक है, Ab2 का भार आ गया 125। इसी तरीके से अगर मैंने A2B2 की बात करी तो A2B2 के 10 मोल हैं। अगर A2B2 के 10 मोल हैं तो A2B2 का भार कितना हो जाएगा, है ना? हम लोग क्या बोल देंगे, हमें कितना दिया हुआ है 0.3 kg, यानी कि 0.300 kg मान सकते हैं इसे। और अगर इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 1000 है, ये डेसिमल हटके, इससे ये हट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 300 ग्राम। 125 ग्राम और 300 ग्राम, सही है, बहुत सही। आपको दिए गए भार पता चल गए, आपको दोनों के मोल पता चल गए। ठीक है, आपको दिए गए भार पता चल गए, आपको दोनों के मोल पता चल गए। अगर ऐसा है तो आप प्लीज बात को गौर से देखें, आप प्लीज बात को गौर से देखें। हमें बताना है इंडिविजुअली A और B का मोलर भार। अगर A और B का मोलर भार बताना है, मतलब x और y ज्ञात करना है, तो मैंने कहा मोल क्या होता है, दिया गया भार अपॉन मोलर भार। तो देखो भाई ध्यान से, Ab2 के मोल क्या हो जाएंगे, Ab2 का दिया गया भार अपॉन Ab2 का मोलर भार हो जाएगा। अरे बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा होगा तो Ab2 के मोल है 5, Ab2 का दिया गया भार है 125 डिवाइडेड बाय मोलर भार है x प्लस 2y, है ना? तो यहां से जब आपने सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 2y का मान आ जाएगा 25। x प्लस 2y का मान क्या आ जाएगा, 25। बढ़िया, ये आ गई एक इक्वेशन, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगली इक्वेशन पे चलते हैं। A2B2 के 10 मोल है मेरे पास में, तो मैंने बोला A2B2 के जो मोल हो गए, ये बात बराबर हो गई A2B2 का दिया गया भार अपॉन A2B2 का मोलर भार।
तो हम बोलेंगे A2B2 के मोल हैं 10, A2B2 का दिया गया भार है 300 और A2B2 का मोलर भार है ये। प्लीज ध्यान से देखें, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो 2x प्लस 2y का मान हो गया 30 के बराबर। अगर ये हो गया तो यहां से हम बोलेंगे x प्लस वाई का मान हो गया 15 के बराबर। ये है मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ये है मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। अगर ऐसा है एक फर्स्ट इक्वेशन एक सेकंड इक्वेशन, तो यहां से x का मान आया 15 माइनस वाई, उसे ऊपर वाले में पुट किया तो मैंने बोला 15 माइनस वाई प्लस 2y और ये वैल्यू हो जाएगी 25। तो हमने बोल दिया y का मान हो जाएगा 25 माइनस 15 यानी कि 10। अगर y का मान 10 हो गया तो x का मान क्या हो जाएगा 15 माइनस वाई यानी कि 5 ग्राम, राइट? ये हो जाएगा 10 ग्राम। तो हमने बोल दिया कि मोलर मास A का हो जाएगा 5 ग्राम। अगर आपको केजी में बोलना है तो हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात माइनस 3 केजी। इसी तरह मोलर मास Y का हो जाएगा 10 ग्राम, या अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है, डन है? कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई समस्या है तो समझाएं। ए का मोलर मास भी आ गया और बी का मोलर मास भी आ गया। इसको मैंने वाई क्यों बोला हुआ है? राइट? प्लीज ध्यान से देख लो, प्लीज ध्यान से देख लो, कोई समस्या है तो बता दो। अच्छा सवाल था, लंबा सवाल था। आप ध्यान से देखें चीजों को कैसे हमने डिस्कस करके यहां पे सॉर्ट किया है। यस, ठीक है क्या? डन है क्या भाई? चलो सही। अगर यहां तक की बातें समझ में आई तो आप लोगों को मैं याद दिलाऊं, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने सिखाए थे क्या? मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने सिखाए थे। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने सिखाए थे तो आइए भाई उस पर भी सवाल करके देख लेते हैं। क्योंकि हमको यह समझ में आ गया है कि मोल का कोई भी फंडा हो, या तो फॉर्मूला लगेगा दिया गया भार अपॉन मोलर भार, या तो फॉर्मूला आपका लगेगा संख्या अपॉन Na, है ना? इनमें से ही कुछ लगने वाला है। तो आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करें। हमने बोला 11 ग्राम CO2 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 11 ग्राम CO2 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यस, ये हमको डिस्कस करना है ना? 11 ग्राम CO2 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने बोला अगर मुझे CO2 की बात करनी है, अगर मुझे CO2 की बात करनी है तो पहले ये देखो CO2 में इलेक्ट्रॉन है कितने। तो आपको ये समझ में आए कि एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार 16। ठीक है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की गणना करनी है तो हम बोलेंगे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और एक ही कार्बन है ना? और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि कोई आवेश तो है नहीं, तो जो प्रोटॉन की संख्या है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। तो 8 दूनी 16, 16 और 6 22। तो आपके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 22। टोटल आपके पास में एक CO2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 22। तो मैंने बोल दी, इस लाइन को लिख के रख देते हैं कि एक CO2 अणु के अंदर हमारे पास टोटल 22 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। एक CO2 अणु के अंदर हमारे पास टोटल 22 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस बात को ध्यान से समझें, है ना? एक CO2 अणु के अंदर हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 22 इलेक्ट्रॉन। अच्छी बात है, फेयर इनफ। पर हमें तो बताना है 11 ग्राम CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो भाई पहले तो अगर एक अणु में संख्या पता है तो 11 ग्राम में कितने अणु है वो निकाल लेते हैं, फिर यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि एक अणु में इतने तो उतने अणुओं में कितने, यही कर सकते हैं।
तो 11 ग्राम CO2 से अणु तक पहुंचना क्या मुश्किल काम है? नहीं भाई, पहले तो CO2 का मोलर मास हमें पता है, अगर 44, अगर CO2 का मोलर मास निकालें तो कार्बन का मास होता है 12 और एक ही कार्बन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है, तो 32 और 12 वैल्यू हो गई 44 ग्राम पर मोल। CO2 का मोलर मास हो गया 44, CO2 का दिया गया भार है 11 ग्राम, तो हमने बोला CO2 के मोल क्या हो गए? दिया गया भार अपॉन मोलर भार, दिया गया भार अपॉन मोलर भार, दिया गया भार है 11, मोलर भार है 44, मोल्स आ गए 1/4, मोल्स क्या आ गए? 1/4। ठीक है, CO2 के कितने मोल आ गए भैया? 1/4। अच्छी बात है। अगर CO2 के मोल्स आ गए हैं 1/4, हमें बतानी है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे? हमें ये पता है कि अगर CO2 के मोल 1/4 हैं तो CO2 के अणु कितने हो जाएंगे? मोल्स इंटू Na। CO2 के अणु कितने हो जाएंगे? मोल्स इंटू Na। तो मैंने बोल दिया 1/4 इंटू Na, यानी कि आंसर आ जाएगा Na/4 अणु। आंसर आ जाएगा Na/4 अणु। CO2 के कितने अणु आ जाएंगे? Na/4। अगर CO2 के अणु इतने आ गए, अब आपको पता है एक अणु में 22 इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला CO2 के एक अणु में यदि 22 इलेक्ट्रॉन है तो CO2 के Na/4 अणुओं में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 22 इंटू Na/4। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 5.5 Na इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या आ जाएगा? 5.5 Na इलेक्ट्रॉन। प्लीज बात को ध्यान से समझें, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज बात को ध्यान से समझें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। 5.5 Na इलेक्ट्रॉन आंसर आ गया, राइट? ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो अगला सवाल तो आप इजीली कर ही लेंगे। देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 14 ग्राम एजाइड आयन में 14 ग्राम एजाइड आयन, एजाइड आयन होता है ये, ठीक है? 14 ग्राम एजाइड आयन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, 14 ग्राम एजाइड आयन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शंस देखना, पहला ऑप्शन है 3/22 Na, दूसरा ऑप्शन है 22/30 Na, तीसरा ऑप्शन है 22/3 Na, चौथा ऑप्शन हो गया हमारे पास में नन। ट्राई करना, 14 ग्राम एजाइड आयन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यस, हाँ भाई, करें डिस्कस। चलो भाई आओ डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, है ना? सवाल कह रहा है 14 ग्राम एजाइड आयन, राइट? पानी पीना अलाउड है? पानी पी ले भाई, ठीक है? किसी को पानी पीना है तो पानी पी लो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला काम तो यही है कि भाई मोलर मास निकाल के छोड़ दो ताकि मोल आ जाए, क्योंकि मोल के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, है ना? मोल के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते, तो पहला काम यही है कि मोल निकाल के छोड़ दो। देखो ध्यान से, अगर हम मोलर मास देखें एजाइड आयन का तो वो हो जाएगा, नाइट्रोजन का मास होता है 14, 3 नाइट्रोजन है हमारे पास, तो नेट वैल्यू हो जाएगी 42 ग्राम। नेट वैल्यू क्या हो जाएगी? 42 ग्राम। अगर नेट मास मेरे पास 42 ग्राम हो गया तो हम बोलेंगे एजाइड आयन के मोल हो जाएंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार, दिया गया भार अपॉन मोलर भार। दिया गया भार है 14 ग्राम,
मोलर भार है 42 ग्राम, आंसर आ जाएगा 1/3 मोल। आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 मोल। अगर 1/3 मोल आ जाएगा तो ठीक है, हमारे पास में आयन कितने हो गए टोटल? हमने बोल दिया एजाइड आयन के कुल आयन आपके पास हो जाएंगे 1/3 Na, यानी कि Na/3 आयन। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे एजाइड आयन के कुल आयनों की संख्या कितनी होगी तो हम बोल देंगे Na/3 आयन। अब प्लीज इस बात को गौर से देखें, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है तो इतने आयनों में कितने हैं वो आ जाएगा। अगर एक आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो हमने बोला एक एजाइड आयन जो है ना, तो आप इस चीज को कैसे बोल सकते हैं? नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक है 7, परमाणु भार है 14, उसके 3 है और ओवरऑल पे है माइनस। तो हमने बोला एक नाइट्रोजन पे 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 नाइट्रोजन पे 21 प्रोटॉन या 21 इलेक्ट्रॉन, साथ में एक माइनस चार्ज भी है। तो हम बोलेंगे जितने भी प्रोटॉन आ गए उसमें से माइनस कर देंगे साइन एज इट इज, तो आंसर आ जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। आंसर कितना आ जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन। अगर 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी आ गई एक आयन में, है ना। एक एजाइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 22। तो मैंने बोला यदि एक आयन में 22 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास इतने आयनों में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक आयन में 22 इलेक्ट्रॉन है तो इतने आयनों में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 22 Na/3 इलेक्ट्रॉन। यस, प्लीज ध्यान से देखें, 22 Na/3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। सही है जी, बढ़िया है, देख लो ध्यान से। फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ जी, करें क्या बात? आइए एक सवाल और करके देखते हैं। पहले आप लोग ट्राई करेंगे फिर मैं डिस्कस करूंगा। क्या सवाल है देखना ध्यान से। सवाल कह रहा है यदि CO2 के नमूने में, यदि CO2 के नमूने में, गौर से देखना, यदि CO2 के नमूने में 2.2 इंटू 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन हो, 2.2 इंटू 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन हो, तो CO2 के मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। CO2 के मोल की संख्या ज्ञात करें। बताइए भाई कैसे करेंगे सवाल को। आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है, मोल की संख्या बतानी है, क्या करोगे जल्दी बताओ। हाँ भाई, ट्राई करो भाई। आप चाहें तो Na के टर्म्स में भी बता सकते हैं। करा भाई, ट्राई करेंगे डिस्कस। चलिए आइए इस सवाल को डिस्कस करके देखते हैं कि कैसे करा जाएगा। हमने कहा CO2 के नमूने में 2.2 इंटू 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हमें बताना है इतने इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग CO2 के मोल कितने होंगे। तो दोस्त एक बात देखो, अगर आप एक CO2 का अणु देखो सिर्फ, क्या हमने CO2 पे कोई सवाल करा है क्या ऑलरेडी, ताकि हमारे पास डेटा हो। हाँ, एक CO2 के अणु में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी अभी हमने एक सवाल करा भी है। तो देखना हम ये कह सकते हैं क्या, एक CO2 का अणु अगर आप देखेंगे तो उसमें अपने पास में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 22 इलेक्ट्रॉन मिलके एक अणु बनाते हैं, है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉनों में कितने अणु हैं, अगर मुझे ये पता चल जाए,
मुझे ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस बात को उल्टा बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 22 इलेक्ट्रॉन मिलके एक CO2 का अणु बनाते हैं, है ना। 22 इलेक्ट्रॉन मिलके एक CO2 का अणु बनाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलके कितने अणु बनाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन मिलके कितने अणु बनाएंगे, ये बता सकता हूं मैं। अगर अणुओं की संख्या पता चल गई तो मोल निकालना मुश्किल काम है क्या, Na से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अणुओं की संख्या पे फोकस करना है, ये दिमाग में अप्रोच चलनी चाहिए। 22 इलेक्ट्रॉन मिलके अगर एक अणु बनाते हैं तो यूनिटरी मेथड कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन से 1/22 CO2 का अणु बनेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन से इतना बनेगा तो हमारे पास कितने हैं, 2.2 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। इतनों से कितने अणु बनेंगे, इतने बनेंगे। अगर इतने बनेंगे तो दशमलव हटेगा, नीचे 10 आएगा, 22 से 22 कट जाएगा, आंसर आएगा 10⁻19 CO2 अणु। 10⁻19 CO2 अणु। इतने इलेक्ट्रॉन में इतने अणु हैं आपके पास में। अगर अणु इतने हैं तो अब तो काम हो ही गया, CO2 के मोल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। हमें पता है अगर अणुओं की संख्या, तो अगर हमने उसको Na से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आएगी 10⁻19 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो वैल्यू आ जाएगी 1/6.02 इंटू 10⁻4। ये वैल्यू आएगी। हम बोलेंगे ये, ठीक है। ये हो गई हमारे पास में क्या, मोल्स। ठीक है, इसको सिंपलीफाई हम करते रहेंगे, पर हमें एक बेसिक आइडिया तो लग गया कि ऐसे आएंगे मोल्स। यस, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, पक्का, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला कि CO2 के नमूने में क्या है, वो चीज ये रही। मुझे इस बात से याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में जाते जाते एक होमवर्क दिया था, और वो होमवर्क क्वेश्चन था कार्बोनेट आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। तो अगर कार्बोनेट आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या थी तो देखना ध्यान से कैसे बातचीत करी हमने, जैसे हमने अभी एजाइड आयन करा है। तो अगर मैं कार्बोनेट आयन पे फोकस करूं तो मेरे पास कार्बन है, 3 मेरे पास ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे मेरे पास -2 चार्ज है। मैंने बोला कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, परमाणु भार है 12, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, परमाणु भार है 16, 3 ऑक्सीजन है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, और ओवरऑल पे है -2 चार्ज। तो मैंने बोला अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकाल देता हूं पहले, तो प्रोटॉन हो गए, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन और यहां पे एक ही कार्बन है, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, यहां पे 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल हमारे पास 30 तो आ गए प्रोटॉन, ठीक है। अगर मैं निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाता है, जितना भी प्रोटॉन है माइनस जितना भी आवेश है, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैंने बोला न्यूट्रॉन बता दो, तो न्यूट्रॉन आप बता देंगे, कार्बन में 12 - 6 और एक ही कार्बन है, ऑक्सीजन में 16 - 8 और 3 ऑक्सीजन है, तो 16 और 6 कितना, 22, सॉरी 24 और 6 कितना हो गया, 30। ये हो जाएगी बात हमारे पास में। कार्बोनेट आयन का आपको होमवर्क दिया था, वो चीज भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली, सही है। तो मैंने आज की क्लास में आपसे अभी तक कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे मोल निकालने के। एक मैंने भार का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, भार के टर्म्स में मोल निकालना सीखा। एक मैंने आपको पिछली क्लास में संख्या का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, संख्या के टर्म्स में बात करना सीखा, है ना, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या कहता है, अभी कभी कभी आपको समस्थानिकों का केस दिया जाता है। भाई मेरा सवाल समझो, मैंने ये बोला कि किसी भी परमाणु का जब मैं भार लिखता हूं तो मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही को ही तो मास नंबर कहता हूं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहता हूं, मास नंबर कहता हूं। जैसे कि नाइट्रोजन के अंदर वो वैल्यू 14 है, ऑक्सीजन के लिए वो वैल्यू 16 है, सोडियम के लिए वो वैल्यू 23 है ना। आगे AMU लगाना है, एक परमाणु का भार पूछा हो तो, ग्राम लगाना है, 1 मोल का भार पूछा हो तो। परंतु मेरा कंसर्न ये है भाई, मेरे को टेंशन इस बात की है कि कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि किसी चीज के अंदर दशमलव लिखा होता है। जैसे अगर आप इस चीज को नोटिस करें, अगर आप इस चीज को नोटिस करें, मैंने ये बोला कि यदि आपसे कोई बोले ना कि क्लोरीन का परमाणु भार क्या है, यदि आपसे कोई बोले क्लोरीन का परमाणु भार क्या है, तो आप ऐसा देखेंगे कि डेटा जो दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल में, वो दिया हुआ है ये 35.5 AMU।
अब मेरा डाउट ये आ जाता है छोटा सा मुझे यहां पे, आप खुद भी देखना कि ये जो आगे का नंबर हुआ करता था साहब, ये क्या हुआ करता था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम हुआ करता था। ये जो नंबर हुआ करता था, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग हुआ करता था। होता था ना कि कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, उसका टोटल सम है 35.5। तो भाई मैंने कभी आधा प्रोटॉन तो सुना नहीं आज तक, आधा न्यूट्रॉन भी सुना नहीं आज तक, तो फिर ये 0.5 क्या है, 35 तक तो ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आ गया कि क्या आधा प्रोटॉन नाम का कुछ होता है। ध्यान से देखें, मेरे दिमाग में अब ये सवाल कश्मकश कर रहा है कि क्या यहां पे क्लोरीन के केस में प्रोटॉन आधा ऐड हुआ है या फिर न्यूट्रॉन आधा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और आधा प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन का अस्तित्व होता भी है क्या, ये बात भी हमको नहीं पता। तो जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मेरे दिमाग में ये सवाल है जिनका मुझे जवाब नहीं मिल पा कि ये 0.5 प्रोटॉन है या 0.5 न्यूट्रॉन है, मुझे नहीं समझ में आ रही ये बात। तो भाई इस गुत्थी को सॉल्व करने के लिए एक टॉपिक आया जिसका नाम था औसत परमाणु भार। इससे पहले मुझे औसत के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट हाँ जब मैंने इस तरीके की त्रुटि देखी परमाणु भार के डेटा में, तो मुझे समझाया गया कि ये त्रुटि नहीं है। पर आप इस बात को भी समझें कि जो भी परमाणु भार आप यूज करते हैं कैलकुलेशंस में, वो सब औसत परमाणु भार है। सर औसत किस चीज का है, तो भाई हर परमाणु के ना समस्थानिक होते हैं बहुत सारे। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइशियम, आपको पता ही है ना। समस्थानिक क्या होते हैं, एक परमाणु अगर एक से ज्यादा तरीके के परमाणु भार दिखाता है, परमाणु क्रमांक तो सेम है पर परमाणु भार अलग अलग दिखा देता है, तो वो उसके समस्थानिक होते हैं। अब पूरी प्रकृति में, नेचर में कौन सा समस्थानिक कितनी प्रतिशत अबंडेंस में अवेलेबल है, प्रतिशत उपलब्धता में, वो बात अलग है। जो समस्थानिक ज्यादा प्रतिशत उपलब्धता में होता है वही मेजरली यूज किया जाता है। पर हां तत्वों के समस्थानिक होते तो हैं। अगर समस्थानिक होते हैं तो जितने भी समस्थानिक हैं क्लोरीन के, उन सबके भार की प्रतिशत उपलब्धता के हिसाब से औसत निकाल के ये वैल्यू आई है। तो ये हाफ प्रोटॉन या हाफ न्यूट्रॉन का फंडा सोचना ही क्या है। अरे 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 अरे, ये तो बारात लग गई यहाँ पे, ये तो क्या लग गई भाई, बारात। तो हमें ये समझ में आया कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, रादर ये जो वैल्यू है, रादर ये जो वैल्यू आप यूज कर रहे हो 35.5, ये क्या है, औसत परमाणु भार। ये वैल्यू क्या है, औसत परमाणु भार। प्लीज ध्यान से देखना, ये वैल्यू क्या है, औसत परमाणु भार। बढ़िया, ठीक। अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो इस चीज को समझ लेते हैं ध्यान से। हम कहते हैं किसी भी तत्व के बहुत सारे समस्थानिक हो सकते हैं, किसी भी तत्व के बहुत सारे समस्थानिक हो सकते हैं, तो उस हर समस्थानिक की नेचर में कितनी प्रतिशत उपलब्धता है, उसके हिसाब से उस तत्व का औसत परमाणु भार ज्ञात किया जाता है। उस हिसाब से उस तत्व का औसत परमाणु भार ज्ञात किया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, प्लीज ध्यान से देखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास। तो मैंने बोला यदि कोई तत्व है X, मैंने बोला यदि कोई तत्व है X, ठीक है, इसके दो तरीके के समस्थानिक हैं, परमाणु क्रमांक तो Z है बट यहां पे परमाणु भार A1 है, परमाणु क्रमांक तो Z है, परमाणु भार A2 है। इसकी प्रतिशतता नेचर के अंदर है Y%, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 100 माइनस Y%, क्योंकि टोटल तो आपका 100 ही होना है। अगर 3 होते तो एक Y है एक Z है, तो तीसरा 100 माइनस Y माइनस Z हो जाता है ना। ये मैंने माना। तो बेटा जी हमने बोला कि ये दोनों जो है इसके वो है समस्थानिक। अगर ऐसा है तो देखिएगा हम बोलेंगे जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले वाले तत्व का परमाणु भार इंटू उसकी प्रतिशत उपलब्धता प्लस दूसरे वाले तत्व का परमाणु भार इंटू उसकी प्रतिशत उपलब्धता डिवाइडेड बाय टोटल प्रतिशत उपलब्धता।
पहले का परमाणु भार इंटू उसकी प्रतिशत उपलब्धता प्लस दूसरे का परमाणु भार इंटू उसकी प्रतिशत उपलब्धता अपॉन टोटल उपलब्धता यानी कि 100, राइट। इस तरीके का डेटा है मेरे पास, हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला हमको यूज करना आना चाहिए। ये होता है औसत परमाणु भार। तो जैसे मैं अगर आपको क्लोरीन के केस में ये बात प्रूव करके दिखाऊं, क्लोरीन के केस में अगर ये बात मैं प्रूव करके दिखाऊं तो उसके लिए मुझे एक सवाल के डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो आइए एक डेटा चेक करते हैं हम लोग, जिससे हम ये बातें समझ पाए। ध्यान से देखिएगा। हमने बोला क्लोरीन के 2 समस्थानिक दिए हुए हैं, ठीक है, 2 समस्थानिक दिए हुए हैं एवं उनकी भार प्रतिशतता का अनुपात, उनकी भार प्रतिशतता का अनुपात है 3:1, ठीक है। हमें बताना है औसत परमाणु भार। अब भार प्रतिशतता दी हो या अनुपात दिया हो, एक ही बात है, ठीक है। प्रतिशतता का अनुपात दिया हो या प्रतिशतता दी हो, क्योंकि आप देखो, आप इसको प्रतिशतता के लिए ये भी कर सकते हो 3/3 + 1 × 100, यहां लिख दोगे 1/3 + 1 × 100, ये आ जाएगा 25% और ये आ जाएगा 75%। रेशो तो वो भी 3:1 ही आएगा। तो हम चाहे तो अनुपात सीधा यूज कर सकते हैं, चाहे तो परसेंटेज का डेटा यूज कर सकते हैं, बात एक ही है। परसेंटेज का डेटा यूज करोगे तो नीचे 100 आ जाएगा, अनुपात यूज करोगे तो अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने बोला यहां पे अगर औसत परमाणु भार निकालते हैं क्लोरीन का, तो वैल्यू आ जाएगी क्लोरीन के पहले वाले समस्थानिक का भार इंटू उसका अनुपात प्लस दूसरे समस्थानिक का भार इंटू उसका अनुपात अपॉन 3 + 1। तो वैल्यू हो जाएगी 105 + 37 डिवाइडेड बाय 4, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35.5 AMU, है ना। ये एक तरीका है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज में ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले वाले का परमाणु भार इंटू उसकी प्रतिशतता प्लस दूसरे वाले का परमाणु भार इंटू उसकी प्रतिशतता डिवाइडेड बाय कुल प्रतिशतता, ये, और इसे भी सॉल्व करोगे तब भी वैल्यू आएगी ये, देखना ध्यान से, 35.5 है, सही है। तो मैंने कहा चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात तो सेम ही, ठीक है। ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। इस तरीके से हमने समस्थानिकों के हिसाब से औसत परमाणु भार भी निकाल के देख लिया। देखा गया। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं क्या? चलिए एक सवाल आपको होमवर्क में देते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला यदि कोई तत्व है x, यदि कोई तत्व है x, आपके पास में 3 समस्थानिक है X20, X21, X22, 3 परमाणु भार है मेरे पास। मैंने बोला यदि इसका भार प्रतिशतता 90% है, ठीक है, और हमें यह दिया हुआ है कि औसत परमाणु भार जो आ रहा है इसका, वो आ रहा है ये, तो आपको बतानी है इसकी भार प्रतिशतता कितनी होगी और इसकी भार प्रतिशतता कितनी होगी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ट्राई करके देखिएगा होमवर्क में, कैसे करेंगे क्या करेंगे हमें बताना है। हमें सवाल ये दिया हुआ है X21 एंड X22 की भार प्रतिशतता ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ। चलिए बेटा, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। हमने तरह तरह के सवाल करने की कोशिश करी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे। अच्छे से हर सवाल को घर पे रिवाइज करना, खुद से सॉल्व करके देखना, आंसर तक पहुंचना, जो होमवर्क क्वेश्चन दिया उसको ट्राई करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।